नहीं करूँगा। ये समाज का एक अभिन्न अंग है और सब समाज ही में ही शामिल है। तो मेरी फितरत नहीं है कि हम अंतर्भेद नहीं करना चाहते किसी भी समाज के अंदर। मेरा मतलब ये है कि आप कण कण के वासी हो और परमात्मा के अंश हो। आज जो ये समाज हमारा इकट्ठा हुआ है, इनका मैं आभार प्रकट करता हूँ और हृदय की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से इनको नमन भी करता हूँ कि जिन्होंने आज यहाँ आकर मेरे पिताजी को समर्थन देने का ऐलान किया है। और मैं आप लोगों से एक बात ही कहना चाहूँगा कि अगर परमात्मा ने हमें बख्शिश दी और ताकत दी तो हम इस परिपाटी को खत्म कर देंगे, समाज के भेदभाव को खत्म करेंगे और सब समाज को एक धारा में और एक ही माला के अंदर पिरो के रखेंगे। कोई भी समाज में छूट और भेदभाव नहीं रहेगा। मेरे पिताजी ने हमेशा उन्होंने हमेशा सभी समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का काम किया है और 50 साल का जीवन जो राजनीतिक जीवन रहा है वो आज भी बेदाग रहा है उनका। और यही कारण है आज सर्व समाज उनसे बहुत अंतरात्मा से प्रेम करता है और हम उस अंतरात्मा के प्रेम की वजह से हमारा परिवार और हमारा जन जन बच्चा आप सभी समाज के लोगों का ऋणी है। और जैसा कि ये चुनावी समय चल रहा है, इस चुनावी समय में आपने अच्छे बुरे दौर सारे देख लिए और अच्छे बुरे प्रतिनिधि भी देखे हैं। मैं किसी की बुराई वैसे नहीं करना चाहता, ना मेरी आदत है ना हमारे परिवार की आदत है। हम सिर्फ अपने काम और अपने आचरण के आधार पर लोगों के बीच जाते हैं और अपने काम के आधार पर लोगों से आग्रह करते हैं। मैं एक विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में आप लोगों को एक नई मिसाल स्थापित करेंगे। समाज की सर्व समाज की सेवा और सत्कार और सद्भाव का एक ऐसा वातावरण पैदा करेंगे जो इन लोगों ने, आज के नुमाइंदों ने जो खंडित कर दिया समाज को और भाईचारे को खत्म कर दिया, दो भाइयों को भी लड़ाना शुरू कर दिया, सर्व समाज को लड़ाना शुरू कर दिया। हम उस जो खाई खो दी है इन्होंने समाज में उसको भरेंगे और सभी लोगों के साथ लेकर सर्वांगीण विकास करेंगे। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की सरकार जो उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे बनेगी, जैसा लोगों को समर्थन और विश्वास जो मिल रहा है उससे यकीन भी है मुझे कि आप लोगों की सरकार बनने जा रही है। और उसमें कुछ ऐसे संकल्प लिए गए हैं जो समाज के सभी वर्गों को फायदा पहुंचाने का है। उनमें सबसे पहला है 300 यूनिट बिजली आप सभी को दी जाएगी, 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा और गरीबी से नीचे जो लोग जो आ रहे हैं उन औरतों को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। और जो बेरोजगार जो युवा आज पिछले 10 सालों से भटक रहे हैं और तड़प रहे हैं, परेशान हैं, घर की रोजी रोटी नहीं जिन लोगों से चलती है, ग्रेजुएट हो चुके हैं, कोई MBA है, कोई MA है, डिग्री होल्डर है। मैंने तो कई बार देखा है डिग्री होल्डर भी चपरासी की नौकरी करता फिर रहा बेचारा। तो कांग्रेस की सरकार आते ही उन जो बेरोजगार युवक हैं उनको तब तक रोजगार भत्ता दिया जाएगा जब तक उनकी नौकरी न लग जाए। उनको 8,500 रुपए तकरीबन मासिक दिया जाएगा जब तक उनकी नौकरी न लग जाए। और रही दूसरी बात, जो इन्होंने समाज को खंडित कर दिया है, आज सबके लिए ये चुनाव नहीं है, ये न्याय युद्ध है, धर्म युद्ध है। और इस धर्म युद्ध में सभी को अपने विचारों को छोड़ के राष्ट्र हित में और समाज हित के लिए संगठित होना पड़ेगा। बात ये नहीं है एक ही वर्ग नहीं, सभी जो ये लोग बार बार 400 पार कह रहे हैं, इनके पीछे की मंशा चेक करो क्या है ये। मोदी जी जानते हैं कि 75 साल की आयु होने के बाद उन्होंने अगले साल रिटायर हो जाना है। ऐसा नहीं है कि अगर वो दोगलापन नहीं कर सकते। जब अडवाणी जी को, बाबूलाल गौर जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और जो 75 साल के जो लोग चाहे मंत्री थे चाहे सांसद थे, उनको रिटायर करके घर बिठा दिया, तो मोदी साहब भी अगले जुलाई में 75 वर्ष के हो जाएंगे। और 75 वर्ष के होने के उपरांत 400 पार की नीति के पीछे क्या राज है ये कोई लोग नहीं जानते। उसके पीछे राज ये है कि 75 के बाद जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे सत्ता तो चाहिए, क्योंकि वे सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित करके और खुद राष्ट्रपति बन जाऊं और प्रधानमंत्री किसी और को बना के जब तक मैं जीवित रहूं तब तक राष्ट्रपति। इसलिए संविधान की
400 पार की बातें कर रहे हैं ये लोग। उनकी गहराई को समझो और उनकी मंशा को समझो। अरे आपके पास मेजोरिटी पूरी थी, आपने क्या उत्थान किया 10 साल में? हिंदुस्तान के ऊपर जब कांग्रेस की सरकार गई 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, और आज मोदी जी के टाइम पे 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। और हरियाणा में 68,000 करोड़ कर्जा था जब सरकार गई थी, और आज तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। ये कौन भुगतान करेगा? ये मोदी जी अपने घर से देंगे या हमारी तुम्हारी जेब से निकाल के भरेंगे भर रहे हैं? अब जो जीएसटी के नाम पे जो लूट चल रही है वो क्यों खींचा जा रहा है? जीएसटी के नाम पे जो हर स्टेट का पैसा एक बनता हिस्सेदारी, उसको पैसे को भी नहीं दिया जा रहा। वो क्यों नहीं दिया जा रहा? कि वर्ल्ड बैंक से जो पैसा ले रखा है उसका इंटरेस्ट चुकाना होता है, वो जीएसटी से लोगों से खींच के उस इंटरेस्ट को चुकाया जा रहा है। 205 लाख करोड़ का कर्जा, कभी कल्पना करके देखना कि हमारी आने वाली जनरेशन भी कर्जदार होगी। इसलिए और सारा का सारा फरीदाबाद की हालत देख लो। मैं जो भी नाम हमारे जो मौजूदा सांसद को दिया है, मैं अपने मुख से नहीं कहना चाहता, लेकिन सब जनता जानती है। पूरा फरीदाबाद खुला हुआ है। जहाँ 10 मिनट का रास्ता होता है वहाँ 1-1 घंटे में आदमी पहुँच रहा है, और उसको घर से निकलते ही ये लगता है कि यार मैं कहाँ से जाऊँगा, कैसे जाऊँगा। सब कुछ बंधा पड़ा है, टूटा पड़ा है। और एक नई चीज़ आपको, कांग्रेस के समय में कभी भी करप्शन की बातें नहीं उठती थी फरीदाबाद में। इस नगर निगम में 785 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, और जिसकी फाइलें भी जला दी गई हैं और उनको सबूतों को मिटाने का काम किया गया। 2017 से ये जांच चल रही है, 7 साल में इनसे ये जांच कंक्लूड भी नहीं हुई है, बंद भी नहीं हुई है। और एक नई चीज और आई है मेरे सामने, 985 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा आया है, और वो पैसा कहाँ खुर्द-बुर्द हुआ है या तो भगवान जाने या वो खुर्द-बुर्द करने वाले लोग जानते हैं। उसका एक छोटा सा ताजा तरीन उदाहरण जो मुझे पता चला है, बड़कल फ्लाईओवर से लेके और बाईपास तक की सड़क का पैच है 2 किलोमीटर का। मुझे लगता है कि सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, ये सब जानते हैं 2 किलोमीटर का पैच कितने में बन जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 5-6 करोड़ रुपए में। तो उसकी कीमत 42 लाख करोड़ रुपए पेमेंट करी गई है उस सड़क की। अब सोच के देखो कि क्या गड़बड़ हो रही है। और अपने घर के आसपास जो सड़कें बनी हैं, 4 या 5 सड़कें हैं, उनका 36 करोड़ रुपए पेमेंट करी गई है। अब ये सोचो कि स्मार्ट सिटी के नाम पे, अगर स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा आया है तो पैसा किसके लिए लगना चाहिए? वो जनता के लिए लगना चाहिए। जनता के जो एरिया बेकार हो चुके हैं उनको उठाने के लिए लगना चाहिए। सबसे पहले अपने घर के काम कर लिया। तो ये नुमाइंदों की, मेरे हिसाब से अच्छे नुमाइंदों की तासीर नहीं होती। जो अच्छा नुमाइंदा होता है वो पहले अपने लिए नहीं, सामने वाले के लिए सोचता है कि जो सामने खड़ा है उसका उत्थान होगा तो मेरा हो जाएगा। क्योंकि देने वाली जनता है, जनता ने ही दिया है। और मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, आने वाली 25 तारीख को सभी समाज के लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग से, किसी विशेष मजहब से हैं, सब मतभेदों को भूलकर राष्ट्र के लिए एक संकल्प ले लें कि संविधान की रक्षा करनी है। अगर ये संविधान की रक्षा नहीं कर पाए तो ये मान लेना संविधान हमारा खंडित हो जाएगा, और बाबा साहब ने जो बुनियाद रखी थी वो भी चूर चूर हो जाएगी, और हम खड़े नहीं रह पाएंगे। और अगले उसके बाद चुनावों की तो कल्पना ही छोड़कर यहाँ एक डिक्टेटरशिप की प्रणाली चालू हो जाएगी, जो अभी भी है। वो इसलिए है, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, आज जितने भी 543 सांसद हैं या मंत्री हैं, किसी की हिम्मत और औकात नहीं है प्रधानमंत्री जी के सामने कोई बात कह सके। वो ऐसे खड़े रहते हैं दोनों हाथों को पीछे खड़े करके। अब ये तानाशाही का नमूना ही तो और क्या है। तो इसलिए अपने राष्ट्र को, हर समाज को उत्थान के लिए सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ और संगठित हो जाओ। अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव करो। मैं बात अपने पिताजी की नहीं कर रहा, मेरे पिताजी हैं, वो आपके कहीं भी अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव करना चाहिए, ताकि तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। और मैं एक बात और वो कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ, अगर मेरे पिताजी से अच्छा व्यक्तित्व अगर है तो मुझे बता दो, मैं अपनी वोट भी उस व्यक्ति को दे दूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा करे चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी से अच्छा व्यक्ति समाज में आना चाहिए। तो इसलिए आप लोग सब 25 तारीख की 4 दिन की मेहनत है आप लोगों की। उसके उपरांत जैसे एक शिल्प है
चटनी को पीसा जाता है ना, आपको वो हमें अधिकार है वो उस तरीके पीस के और जितना मर्जी इस्तेमाल कर लेना, आपकी सेवा में हाजिर है। आधी रात भी आप याद करोगे आपके लिए खड़े हैं, एक प्रहरी के तौर पे, एक सेवादार के तौर पे, और अपने भाव के साथ हमेशा खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सभा से मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, यहाँ का जनप्रतिनिधि चौधरी महेंद्र प्रताप जी नहीं, यहाँ की जनता जनप्रतिनिधि बनने जा रही है। मैं ये विश्वास करता हूँ महापंचायत से कितना फायदा मिलने वाला है, कितनी ताकत मिलने वाली है? दिया इस बात का जवाब दे दिया कि यहाँ की जनता ही जनप्रतिनिधि बनने जा रही है, इसका फायदा ये होगा। बदलाव नजर आ रहा है, 100% बदलाव है। यही लोग एमपी बनेंगे, चौधरी महेंद्र प्रताप एमपी नहीं बनेंगे, ये लोग बनेंगे एमपी, और सारा समाज बनेगा। और जब तक हम जी रहे हैं ना, समाज ही जनप्रतिनिधि होगा, सब लोग जनप्रतिनिधि होंगे।